अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अकाउंट के अंदर साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब में क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ लेता हूँ। मन और मोहन 1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। ठीक है, उनका अनुपात क्या दिया है? 1:1 दिया है, यानी समान अनुपात दिया है। ठीक है, हमें उनकी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है? समायोजन को टिक करना। अंतिम स्टॉक की समायोजन हम टिक नहीं करते हैं। दूसरी समायोजन, यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनी है, तो यंत्र और मकान पर हम टिक कर लेंगे। ठीक है। तीसरी समायोजन, 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हो गया, तो हम किस पर टिक करेंगे? देनदार। देनदार का दूसरा नाम क्या है? ग्राहक, तो आप ग्राहक पर टिक कर लोगे। ठीक है। चौथी समायोजन, बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है, तो जो सकल दर्पण बैंक खाता दिया है उसी को हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक खाता पे आप टिक कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 2,000 का माल बिक्री वापसी वही में लिखना रह गया है, तो हम बिक्री में टिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी समायोजन पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे? सकल चलपट की सभी बाकी को खातों में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है पूंजी और आहरण। यहाँ पर हमको चालू खाते की शेष दी गई है, तो हमने क्या बनाया है? चालू खाता। ठीक है, तो पूंजी कहाँ लिखेंगे हम? पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा है पूंजी खाता मन और मोहन 2,80,000, 2,20,000, बाहर हमने टोटल कर दिया 5 लाख। ठीक है। सेकंड जो आहरण दिया है, आहरण हम कहाँ लिखेंगे? चालू खाते उधार पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा आहरण 3,000 और 4,500। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है खरीदी बिक्री। खरीदी बिक्री कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाते में। तो यहाँ हमने लिखी खरीदी 80,000, बिक्री 1,20,000। आगे लिखा है विज्ञापन खर्च। खर्च का लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार, विज्ञापन खर्च 7,000। नेक्स्ट लिखा है जावक माल गाड़ी भाड़ा, वो भी हमारा क्या है? खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे 850। नेक्स्ट दिया है ऑफिस यंत्र। यंत्र हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा यंत्र 1,50,000। आगे लिखा है ऑफिस यंत्र की खरीदी। अगर हमने खरीदी करी है तो हम यंत्र के अंदर ही प्लस कर देंगे, खरीदी 40,000 और इसका टोटल कर देंगे 1,90,000। ठीक है। आगे लिखा है मकान। मकान हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे मकान 2,50,000। अंदर रकम इसलिए लिखी है क्योंकि समायोजन है। आगे लिखा है ग्राहक और व्यापारी। ग्राहक हमारे देनदार है 25,000, समायोजन रकम अंदर लिखी। व्यापारी हमारे लेनदार है 35,000। आगे लिखा है माल वापसी। माल वापसी किसकी है? खरीदी की और बिक्री की। तो यहाँ हमने लिखा माइनस वापसी, माइनस वापसी। जो जमा पक्ष की है वो खरीदी की वापसी है, और जो उधार पक्ष की है वो बिक्री की वापसी है। तो हमने लिखा 14,000 और 16,000। माइनस करके रकम बाहर लिखी और यहाँ माइनस करके रकम यहीं लिखी, क्योंकि समायोजन अभी हमारी बिक्री की बाकी है। ठीक है। आगे लिखा है तोलाई। तोलाई कहाँ जाएगी? व्यापार खाते उधार पक्ष में 450। माल का स्टॉक। माल का स्टॉक तारीख 1/4/16, यानी हमको प्रारंभिक स्टॉक दिया है, तो प्रारंभ का स्टॉक 42,000, व्यापार खाते उधार पक्ष में। व्यापार खर्च। व्यापार खर्च हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे व्यापार खर्च 1,300। आगे लिखा है अदत मजदूरी और मजदूरी। मजदूरी हमारा खर्च है, व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखेंगे मजदूरी। बट जो अदत मजदूरी है उसका मतलब होता है चुकाने बाकी मजदूरी, हमारा क्या है? दायित्व है, तो हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व पक्ष में अदत मजदूरी 2,600। जो उधार पक्ष की रकम है वो मजदूरी की है, और जो जमा पक्ष की रकम है वो अदत मजदूरी की रकम है। ठीक है, 2,600। आगे लिखा है पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। पूर्वदत्त का मतलब होता है मिलना बाकी बीमा प्रीमियम, तो हम कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना पक्ष में, क्योंकि हमारा लेना बनता है। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम 350। आगे लिखा बैंक खाता और रोकड़ खाता। रोकड़ खाता हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे 20,700। और जो बैंक खाता दिया है वो हमको क्या दिया है? बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया है। ठीक है, 3,000। समायोजन इसलिए रकम कहाँ लिखी हमने? अंदर लिखी। हमारे कुछ वाक्य लिखना बाकी है, जैसे तोलाई के नीचे लिखा है मन की लोन। मन की लोन हमारा क्या है? दायित्व, तो यहाँ हमने लिखा पूंजी दायित्व पक्ष में मन की लोन 10,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कस्टम ड्यूटी। अगर आपकी नई किताब है तो आपका लिखा होगा आवक माल गाड़ी भाड़ा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी और आवक माल गाड़ी भाड़ा दोनों व्यापार खाते कहाँ होता है? उधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कस्टम ड्यूटी। अगर आपकी किताब में आवक माल गाड़ी भाड़ा लिखा है वो भी यही आता है, तो हमने यहाँ लिखा 1,300। आगे हम कहाँ पहुंचे थे? लोन पर ब्याज।
लोन पर ब्याज हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे लोन पर ब्याज 400। ये किसके लोन पर ब्याज दिया है? मन की जो लोन है इसी का ब्याज हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अंदर लिखा 400 रुपये। 8% के सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, विनियोग हमारे क्या कहलाते हैं? संपत्ति, ठीक है। हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? संपत्ति। तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे 8% के सरकारी विनियोग 30,000। ये गुप्त समायोजन है क्योंकि अगर हमने विनियोग करा है तो हमको विनियोग पर क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है चालू खाता, मन और मोहन। चालू खाता कहाँ लिखेंगे? चालू खाते में लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। मन की उधार शेष है और मोहन की जमा शेष है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सकल तलपट के सभी बाकियों को खातों में रखा। अब हम क्या करेंगे? समायोजन को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समायोजन लिखिए, अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 है जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है। तो मैंने आपको बताया जब भी अधिक लिखा होता है तो अधिक को हम ध्यान में लेते नहीं है, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक हमारा है कितने का? 80,000 का। तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे अंतिम स्टॉक। अगर समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया है तो उसकी दूसरी एंट्री क्या करेंगे? व्यापार खाते जमा पक्ष में करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक, ठीक है, इस प्रकार। दूसरी समायोजन, यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनिए। हमें घिसाई गिननी है संपत्ति पर। तो ये रहे हमारे यंत्र और ये रहा हमारा मकान। हमको 10% घिसाई गिननी, तो हम करेंगे माइनस घिसाई 10%। 1,90,000 का 10% निकालोगे तो 19,000, ठीक है। यहाँ पर करेंगे माइनस घिसाई 10%। 2,50,000 का 10% 25,000। 1,71,000, 2,25,000। अब हमको इन दोनों की दूसरी एंट्री देनी पड़ेगी, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा यंत्र पर घिसाई, मकान पर घिसाई। यंत्र पर घिसाई कितनी आई थी? 19,000, मकान पर 25,000। तीसरी समायोजन सोल्व करने से पहले हमको पांचवी समायोजन सोल्व करने पड़ेगी, क्योंकि जो भी बिक्री की समायोजन होती है वो हमको पहले सोल्व करने पड़ती है, उसके बाद देनदार की समायोजन सोल्व करी जाती है, ठीक है। तो पांचवी समायोजन में लिखा है 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। अगर वापसी में लिखना रह गया है वो भी किसकी? बिक्री की। तो हम क्या कर देंगे? माइनस। अगर बिक्री में से माइनस होगा तो देनदार में से माइनस कर देंगे, ग्राहक के अंदर से, ठीक है। तो ये रही बिक्री, हम करेंगे क्या? माइनस नहीं लिखी वापसी। कितनी है? 2,000। 1,04,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, 1,02,000 बाहर आएगा। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? ग्राहक में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माइनस नहीं लिखी वापसी 2,000, ठीक है। इस प्रकार रकम कितनी आएगी? 23,000। 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हो गया। हमारे पास टोटल देनदार है कितने के? 23,000 के। उसमें से 10,000 का देनदार एक दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित का मतलब वो हमको अब पैसा दे सकता नहीं है। तो 10,000 हमको क्या हो गया? नुकसान हो गया। आगे और कुछ लिखा है, उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली कि उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी। क्या लिखा है? अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी। वो कह रहा है मिलेगी, पर मिली नहीं है। अगर मिलेगी तो आपको पता है, अगर 10,000 के देनदार दिवालिया घोषित हुए हैं, 50% रकम मिल रही है, कभी ना कभी तो हमको मिल ही जाएगी। अगर 50% रकम मिल रही है तो कितनी परसेंट रकम नहीं मिल रही होगी? 50%। अगर हम 10,000 का 50% निकाले तो कितना आता है? 5,000। तो यानी हम कह सकते हैं खाली हमारा पैसा डूबा कितना है? 5,000 ही डूबा है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डूबत ऋण, क्योंकि दिवालिया कितने का हुआ था? 10,000 का, बट हमको 50% डिविडेंड के रूप में मिल रहा है ना। अभी मिला तो नहीं है, बट कभी ना कभी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हमको खाली कितना नुकसान हुआ है? 5,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो 23 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 18,000। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हमको ये रकम मिली नहीं है, अगर मिल जाती तो हम क्या करते? रोकड़ के अंदर प्लस कर देते, ठीक है। बट इन फ्यूचर मिलेगी, तो मिलेगी तब हमारा क्या हो जाएगा? लाभ, ठीक है। पर अभी खाली इसकी एक ही एंट्री होगी। डूबत ऋण में से खाली कितना माइनस करेंगे हम? 5,000।
10,000 इसलिए नहीं माइनस करेंगे क्योंकि हमारा 5,000 हमको मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। आगे लिखा है डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। अब आपको पता है अगर आपने यहाँ गलती कर दी, अगर आपने 18,000 का डूबत ऋण निकाल दिया अनामत, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डूबत ऋण अनामत जो होता है वो शुद्ध देनदार पर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। आपके टोटल देनदार कितने थे? 23,000 के। उसमें से दिवाले कितने घोषित हो गए? 10,000 के। तो टोटल देनदार बचे कितने के? 13,000 के। बट यहाँ पे हमको नुकसान 5,000 का ही हुआ था, तो हमने 5,000 ही माइनस करा था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो डूबत ऋण अनामत होता है वो शुद्ध देनदार पर निकलता है, ना कि बचे हुए देनदारों पर, ठीक है। तो जो भी 23,000 था उसमें से हमने टोटल दिवालियां माइनस करे, तब हमारे पास कितना आया? 13,000। तो इस 13,000 पर हम क्या निकालेंगे? डूबत ऋण अनामत निकालेंगे, ठीक है, ना कि 18,000 पर। तो इस 13,000 का डूबत ऋण अनामत जब आप 5% निकालोगे तो कितना आता है? 650, ठीक है। इतनी रकम हमको माइनस करनी है देनदार में से। तो यहां मैं कर दूंगा माइनस डूबत ऋण अनामत। कितना आया? 650। 18,000 में से 650 माइनस कर देंगे, 17,350, ठीक है। ये IMP समायोजन थी, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। हमारे देनदार कितने दिवाले घोषित हुए थे? 10,000 के। बट हमको 50% डिविडेंड के रूप में मिलेगा, मिला नहीं था, इसलिए हमने क्या करा? 5,000 ही माइनस करा। फिर हमको क्या निकालना? डूबत ऋण अनामत। और जो डूबत ऋण अनामत होता है वो शुद्ध देनदार पर निकलता है। तो आपको 23,000 में से 10,000 टोटल माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा 13,000। तो 13,000 में से आप क्या निकालोगे? 5% डूबत ऋण अनामत। तो आपको कितना आएगा? 650। बट आप माइनस किस में से करोगे? 18,000 में से माइनस करोगे, ठीक है। तो बाहर कितना आया? 17,350। अब इन दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा डूबत ऋण 5,000 प्लस डूबत ऋण अनामत 650, ठीक है। यहाँ पे हमको सकल तलपट में डूबत ऋण नहीं दिया था, इसलिए हमने इसका कोष्टक बनाया नहीं। दोनों का प्लस कर देंगे, 5,650। इस प्रकार हमने समायोजन 3 को सोल्व करा, ठीक है। चौथी समायोजन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। अगर ब्याज चुकाना बाकी है तो हम ब्याज चुका देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? प्लस ब्याज। 3,000 का 10% कितना होता है? 300 रुपये। तो यहाँ प्लस कर देंगे 3,300। हमारा दायित्व है कहाँ जाएगा? लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा BOD पर ब्याज 300 रुपये। तो हमारे सभी समायोजन सोल्व हो चुकी है। अब हम क्या देखेंगे? गुप्त समायोजन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मन की लोन, और दूसरा क्या लिखा है? सरकारी प्रतिभूति में विनियोग। मन की लोन का ब्याज देख लेते हैं हम। मन के पास से लोन कितनी ली थी हमने? 10,000 की। यहाँ पर परसेंटेज को दिए नहीं है, अगर कुछ नहीं किया तो हम कितने परसेंट लेते हैं? 6%। और कुछ महीने भी नहीं लिखे हैं कि कितने महीने की, तो पूरे 12 महीने का हम क्या देंगे? ब्याज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आता है? 12 से 12 कट जाएगा, 600 रुपये इसका ब्याज चुकाना बाकी है, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री देंगे। आपको पता है अगर ब्याज चुकाना बाकी है तो हमारा दायित्व है। लाभ हानि खाते में पहले से बाकी दी थी लोन पर ब्याज। हमने लोन पर ब्याज पहले से कितना दे के रखा है? 400 रुपया। और टोटल ब्याज आपका कितना आया? 600 रुपया। तो कितना चुकाना बाकी है? 200 रुपया। तो यहाँ हम कर देंगे प्लस शेष। कितना बाकी है? 200 रुपया। तो यहाँ पर कितना लिखने के बाद? 600 रुपया। 400 पहले हमने दे दिया है, बाकी कितना रह गया? 200 रुपया। टोटल कितना होगा? 600 रुपया। अब देना कितना बाकी? खाली 200 रुपया। तो इसकी डबल एंट्री देंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। यहाँ हम लिख देंगे लोन पर ब्याज कितना बाकी है? 200 रुपये, ठीक है। 600 रुपये की एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने 400 रुपये पहले दे दिया है, तो जो बाकी उसकी एंट्री हमको देनी रहेगी। तो 200 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। आगे लिखा है 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग। हमने इन्वेस्टमेंट करा है 30,000 का, तो हमको इसका ब्याज भी मिलेगा। तो डायरेक्ट आप ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। 30,000 का 8% जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 2400। तो यहाँ मैं लिखूंगा डायरेक्ट विनियोग का ब्याज, ठीक है। हमको मिलेगा 2400। अगर मिलेगा तो हमको लाभ होगा। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा विनियोग पर ब्याज 2400। तो यहाँ पर सभी गुप्त समायोजन और सभी दी हुई समायोजन हमने सोल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे? खातों को बंद करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम व्यापार खाता बंद करेंगे। व्यापार खाते का जमा बच का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,82,000, वही हमने दोनों तरफ लिखा 1,82,000। जब आप इसमें से सबको माइनस करोगे तब आपके पास आ रहा है सकल लाभ 71,500। ठीक है, उधार पक्ष में आया है। लाभ हानि खाते हम कहाँ लिखेंगे? जमा पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा सकल लाभ 71,500। ठीक है, जब आप लाभ हानि खाता बंद करोगे तो आपका उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा आएगा 74,700, 74,700। जब आप इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ रही शुद्ध हानि, कितना आ रही? 800 रुपये। जमा पक्ष में निकली है लाभ हानि वितरण खाता कहाँ लिखेंगे? हम उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा शुद्ध हानि 800 रुपये, इसी का टोटल यहाँ पे करा 800, 800। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ माइनस करने के था नहीं, तो पूरी की पूरी हमारी क्या बनी? वितरण पात्र हानि 800। मन और मोहन को बांट देंगे, समान भाग में बांटना है हमको, तो 400 रुपये, 400 रुपये। ठीक है, अब ये कौन से पक्ष में बांटा है हमने? जमा पक्ष में। तो साझेदारों के चालू खाते में हम कहाँ लिखेंगे? उधार पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा वितरण पात्र हानि 400, 400। तो यहाँ पे मन का उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों तरफ लिखा 11,400, 11,400। और यहाँ पे कुछ था नहीं माइनस करने के लिए, तो पूरी की पूरी शेष बनी हमारी 11,400। और मोहन का जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है 12,000, 12,000। 12,000 में से हमने ये दोनों माइनस करा, शेष आगे ले गए। ये कौन से पक्ष में निकली है? उधार पक्ष में। तो हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व पक्ष में। और ये कौन से पक्ष में निकली है? जमा पक्ष में। तो हम कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा मोहन का चालू खाता और यहाँ लिखा मन का चालू खाता 11,400। ठीक है, इस प्रकार। अब जब आप पक्के तलपट का टोटल करोगे तो आपको पता है कि टोटल कैसा आता है? समान आता है। तो 5,58,200, 5,58,200। ठीक है, ये पक्की तलपट का टोटल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।